एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं द टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और कल इसका वन शॉट आने वाला है, तो लिंक बाय लिंक चीजें हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी और आपको एक प्रॉपर पैकेज मिल जाएगा। आज के इस 20 सवाल में पूरा चैप्टर ऐसे कवर हो जाएगा जैसे कि मक्खन, ब्रेड के ऊपर जैसे मक्खन लगाते हो ऐसे बेटा, ऐसे। इन 20 क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर में ऐसे कवर करके दिखाऊंगी कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ चीजें कवर हो जाएंगी। ये सेशन थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हम हू हल्ला में ज्यादा समय नहीं बिता सकते हैं। सो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। और अब मैं शुरू करने वाली हूं बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन तो आप शुरू करिए, बेल्ट बांध लीजिए, सीट बेल्ट, क्योंकि अब हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि आज जिन टॉप 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं उसका रिवीजन तो आप करेंगे ही, और ऑलमोस्ट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो बेटा जी आपको ऑलरेडी आते हैं। हमने कई बार सेशन में इनको लगा भी लिया है। अब जो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए सरप्राइज दे रखा है, भाई इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर कुछ तो ऐसा फील होना चाहिए ना कि भाई कुछ अच्छा हुआ है। तो कल इसका वन शॉट जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ। वन शॉट वीडियो आपको देखना है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन करना किसी भी पॉपुलेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आंसर होगा जी हाँ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी नहीं, अगर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी नहीं, उसके बच्चे आएंगे ही नहीं, तो वो तो पॉपुलेशन वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन करने से दूसरा फायदा क्या होता है कि हमको वेरिएशन मिलता है। ठीक है, अब वेरिएशन जो होता है वो हमेशा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर वेरिएशन अच्छे हो, पर बात यह कि 90% वेरिएशन अच्छे ही होते हैं। अगर आपको वेरिएशन मिला है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव कर पाएंगे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, बच्चे पैदा नहीं होते, तो नेक्स्ट जनरेशन को वो वेरिएशन मिलता ही नहीं। और अगर वेरिएशन नहीं मिलता तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता नहीं, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। हो सकता है कि कभी कोई नई स्पीशीज आती ही नहीं। तो पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी होने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है। सेम चीज मैंने आपको यही बताई है। ठीक है, चलो आ जाओ, पढ़ते हैं इसको एक एक लाइन। अ स्पीशीज ऑक्यूपाइज अ वेल डिफाइंड नीश। नाउ लिसन टू मी, आपकी एनसीईआरटी में नीश का मतलब पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय नीश? नीश का मतलब वो एरिया का पर्टिकुलर कंडीशन जो एक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है। जैसे मान लो कि ये रूम है, इस रूम में जो भी एनवायरमेंट है उसको मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, उसकी लाइटिंग, उसका एयर, एसी। तो ये जो पर्टिकुलर एनवायरमेंट इस जगह पे दिया गया है वो है उसका नीश। ठीक है, नीच नहीं, नीश। ठीक है, अ स्पीशीज ऑक्यूपाइज वेल डिफाइंड नीश एंड इकोसिस्टम। हर एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में प्लेस डिसाइडेड है कि वो उस जगह पे ही पाया जाएगा। जैसे जो आपके ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, इंडिया में ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज नीश, यूजिंग इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, अगर आप उनको वहां से हटा देंगे तो शायद वो रिप्रोड्यूस भी ना कर पाए। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आपको पता है ये चीज कि आप डीएनए को कॉपी करते हैं, फिर एक कॉपी आप नेक्स्ट जनरेशन में भेज देते हैं। द कॉपिंग ऑफ डीएनए जो होता है विद कंसिस्टेंसी इन द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन एंड द फीचर। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूं। देखो, जैसे कि मान लो ये स्पर्म है और ये ओवा है, ध्यान से समझते जाना। मान लो बेटा ये स्पर्म मदर सेल है। ठीक है, मदर सेल। ठीक है, ये स्पर्म मदर सेल है और ये है ओवा मदर सेल। ध्यान से समझना, अभी बेसिक समझा रही हूं। स्पर्म मदर सेल एंड ओवा मदर सेल। आपकी बॉडी में ऐसी कोई सेल नहीं है स्पर्म एंड ओवा को छोड़कर जो 46 ना हो। तो हम मानते हैं कि 46 क्रोमोसोम इसके पास भी है और हम ये मानते हैं कि 46 क्रोमोसोम इसके पास भी है। भले दिख एक रहे हैं पर हम ये मानते हैं कि 46 इसके पास भी है और 46 इसके पास भी है। अब अगर ओवा मदर सेल अपने एग को या स्पर्म मदर सेल अपने स्पर्म को 46 दे देगी तो वो तो खाली हो जाएगी। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों ध्यान से समझना, अभी मोटा मोटा। ठीक है, बहुत हम टेक्निकली इसमें नहीं इंसर्ट होंगे, समझो बात को। क्या होता है, रिप्रोडक्शन से पूरे पॉपुलेशन में ये सबसे पहले अपना जेनेटिक मटेरियल डबल करते हैं। जेनेटिक मटेरियल जब डबल करते हैं, देखो
तो है तो ये 46 क्रोमोसोम ही अभी भी, पर इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया है, डबल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया बच्चों, डबल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डबल। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, डबल। नीचे में भी जेनेटिक मटेरियल, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत 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 जरूरी है, अदरवाइज आप कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल भी हो गया डबल, इधर नीचे फीमेल ऊपर मेल चल रहा है। उसके बाद हम सबसे पहले डिवीजन में क्या करते हैं, ये एक दो सेल्स बनाते हैं, नीचे भी फीमेल्स में भी आप दो सेल्स बना लीजिए, एक सेल ये, एक सेल ए, एक में क्रोमोसोम ये डालिए, ठीक है, और एक में क्रोमोसोम ये डालिए, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भैया आप डीएनए का कंटेंट डबल कर चुके हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है उसको समझना बहुत जरूरी है कि स्टेबल रिप्रोडक्शन से ही हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर स्टेबल रहता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हर कुछ होता रहेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर देखो स्पर्म मदर सेल है, 46 क्रोमोसोम में पहले डीएनए का कंटेंट डबल किया, डीएनए डबल किया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी वेरिएशन आप एनवायरनमेंट में देखते हैं वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन की वजह से ही देखते हैं, ठीक है। अगर डीएनए का कंटेंट डबल हुआ तो आपने देखा कि क्या मैंने व्हाइट कलर का ही डीएनए बनाया, नहीं ब्लू। क्या मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का ही डीएनए बनाया, नहीं येलो। तो डीएनए जब डबल होता है तो उसमें वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, और यही वेरिएशन का कारण है। नाउ अब देखोगे ध्यान से, तो इससे आप दो सेल बनाते हो, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है देखना ध्यान से, इससे दो सेल बनाते हो और इससे दो सेल बनाते हो, पर अगर इससे दो सेल बनानी और इससे दो सेल बनानी तो भैया इसका भी डीएनए कंटेंट डबल करना पड़ेगा। तो ये हमने डीएनए इसका कंटेंट डबल किया, और इसका भी जब भी मतलब हमें सेल डिवीजन करना है तो डीएनए के कंटेंट को डबल करना होता है। मैं सोच रही हूँ रेड बना देती हूँ, ठीक है। अब इससे दो सेल बनाओ, ठीक है, इससे दो सेल बनाओ और इससे दो सेल बनाओ, ठीक है। इसके पास कैसा क्रोमोसोम पहुंचा, पर्पल वाला। इसके पास कैसा क्रोमोसोम पहुंचा, व्हाइट वाला, ठीक है। इसके पास कैसा क्रोमोसोम पहुंचा, रेड वाला। इसके पास कैसा क्रोमोसोम पहुंचे, स्काई ब्लू वाले, ठीक है। तो हमारे पास इन चारों सेल्स में क्रोमोसोम के जो ये सारे 46 क्रोमोसोम है, कलर अलग अलग है। इसका मतलब ये कि इन क्रोमोसोम्स में जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो सब ये फीचर अलग अलग टाइप के देंगे, ठीक है। अब ये बेटा एक स्पर्म बनाएगा, ये बेटा एक स्पर्म बनाएगा, ये बेटा एक स्पर्म बनाएगा और ये बेटा एक स्पर्म बनाएगा। पर डिफरेंस क्या है इन सारे स्पर्म में कि इसके पास पर्पल क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, फिर उसके बाद एक के पास व्हाइट क्रोमोसोम्स हैं, फिर उसके बाद एक के पास रेड क्रोमोसोम है और एक के पास स्काई ब्लू क्रोमोसोम्स हैं। तो हर प्रकार का जो स्पर्म है और हर प्रकार के अच्छा सुनो 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 सॉरी, यहाँ पे 46 नहीं, ये 23 हो गया ना, ठीक है। ये 23 हो गए, ये भी क्या थे 23 हो गए, पर यहाँ पे अभी फिर क्या किया हमने, डीएनए का कंटेंट डबल किया, डबल डीएनए। एक बार पूरा फिर समझो, स्पर्म मदर सेल में 46 क्रोमोसोम थे। हम चाह रहे हैं, आप लोगों को पता है ना कि 46 क्रोमोसोम वाली सेल्स 23 वाली सेल्स कैसे बनाती, बाय द डिवीजन ऑफ कॉल्ड एज मियोसिस। आपकी बॉडी में ऐसा कोई सेल नहीं होता जो माइटोसिस ना करे, सब माइटोसिस करते हैं, बस स्पर्म एंड ओवा जो है वो मियोसिस करते हैं। क्योंकि अगर आपने स्पर्म को 46 से 23 नहीं किया या ओवा मदर सेल को 23 नहीं किया तो 46 क्रोमोसोम स्पर्म के पास रह जाएंगे, 46 ओवा के पास और जाइगोट के पास 92 आ जाएंगे। अब बेटा तुम सोचो पूरी बॉडी की सेल्स में 92 क्रोमोसोम रहेंगे क्या? पूरी बॉडी की सेल्स में अगर 92 क्रोमोसोम रहे तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सबसे पहले एक डिवीजन करते हैं कॉल्ड एज मियोसिस, और रिप्रोडक्शन में ये करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले आप 46 क्रोमोसोम के डीएनए को डबल करिए, उसके बाद 23 का डीएनए एक में पहुंचा दीजिए, 23 का डीएनए एक में पहुंचा दीजिए, तो ये हो गया 23 क्रोमोसोम, ये हो गया 23 क्रोमोसोम। अब हम इस 23 क्रोमोसोम का भी डीएनए डबल कीजिए, तो 23 क्रोमोसोम का डीएनए इधर आ गया, 23 क्रोमोसोम का इधर आ गया, 23 क्रोमोसोम का इधर आ गया, 23 क्रोमोसोम का इधर आ गया। समझ में आई बात? तो ये दिख 23 ही रहे हैं पर डीएनए 46 का है। अब इनको आधा कर लीजिए अलग अलग सेल में, ठीक है। अब हर जो स्पर्म है इसके पास 23 क्रोमोसोम पहुंचे, और ये जो डिवीजन है ये है मियोसिस, ये जो डिवीजन है ये है मियोसिस। ऐसे ही सेम ओवा में हुआ, पर ओवा में कभी भी 4 ओवा नहीं बनते, ओवा में हमेशा सिर्फ एक ही ओवा बनता है। कारण जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब इनमें से चारों में से कोई भी स्पर्म आके इससे फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। इनमें से चारों में से कोई भी स्पर्म इससे आके फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। मान लो रेड वाला आ गया, रेड वाला जो है फ्यूजन होके आ गया। अब आपके पास एग के पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। एग के पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 46। अगर मान लो व्हाइट वाला जाता तो व्हाइट व्हाइट हो जाते, अगर ब्लू वाला जाता तो ब्लू ब्लू वाले हो जाते। तो इस तरीके से आपके पास 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बना। तो आप क्या देख रहे हैं?
रिप्रोडक्शन से क्रोमोसोम का नंबर हमेशा हर स्पीशीज में स्टेबल रहता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मे भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए। रिप्रोडक्शन जो है तो आप समझे, क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, वेरिएशन के लिए बहुत जरूरी है, पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। मैंने इसमें आपको बहुत ज्ञान दिया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो डिवीजन होता है ये मियोसिस होता है। स्पर्म एंड ओवा बनाने के लिए आपकी बॉडी में सिर्फ मियोसिस होता है, बाकी कहीं नहीं, बाकी सब जगह माइटोसिस। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ताकि हमारा जाइगोट 46 का बने, ताकि बॉडी की हर सेल 46 बने। अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज आपकी बॉडी की हर सेल में 92 क्रोमोसोम रहेंगे और पता चला आप एलियन हो गए, सींग बनाए घूम रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट इज what are the difference between the what are the different methods of contraception? Contraception का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकना। ऐसे कौन से मेथड होते हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं? वी हैविंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड। जैसे कि सबसे पहला मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम कोई भी चीज अपने जेनिटल पार्ट में लगा देते हैं जिससे स्पर्म की एंट्री ना होगा। मतलब कुल मिला के हम मेल पेनिस के ऊपर कोई चीज फिट कर दे जिससे स्पर्म बाहर ना पाए, या तो हम फीमेल सर्विक्स में कुछ ऐसा लगा दे जिससे स्पर्म ऊपर ना जा पाए। तो सबसे पहला मेथड होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में 3 चीजें आती हैं। पहला होता है कॉन्डम, दूसरा होता है सर्वाइकल कैप, तीसरा होता है आपके डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स कप्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्डम लिखा है और डायफ्राम लिखा है। डायफ्राम को देखो, कॉन्डम्स दोनों के लिए होते हैं, मेल और फीमेल के लिए, पर मोस्ट पॉपुलर जो होता है मेल के लिए होता है। एक और क्वेश्चन सीबीएसई में बड़ा पॉपुलर है बेटा, क्या आपको बताना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किससे प्रिवेंट होती है? तो कॉन्डम इज द ओनली मेथड जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेल में प्रिवेंट होती है। ठीक है, डायफ्राम को कहां फिक्स करते हैं? सर्विक्स में, ताकि स्पर्म आएगा तो टकरा के वहीं लौट जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसमें हम क्या प्रिवेंट करते हैं? स्पर्म की मेटिंग फ्रॉम द एग। दूसरा होता है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड जो होता है इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो आप इसे पिल्स के फॉर्म में ले सकते हैं, या तो आप इसे इंजेक्शंस के फॉर्म में ले सकते हैं, या तो आप इसे इम्प्लांट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी कैप्सूल स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दी जाती है, तो इससे ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स निकालते हैं। कौन से हार्मोन्स बेटा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन निकालते हैं बेटा जी? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं ये आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। ठीक है, ये अगर ओवा नहीं निकलना तो ओवा को रोक देते हैं। अगर मान लो कि स्पर्म आने वाला है तो स्पर्म की मोटिलिटी को स्लो कर देते हैं। तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर एक लिखा है प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओवा, बट बहुत सारे चेंजेस। ये यूट्रस को बना देते हैं इनहॉस्पिटेबल, मतलब यूट्रस को इतना मोटा कर देंगे कि बच्चा फर्टिलाइज हो गया तो भी इम्प्लांट नहीं हो सकता। ओवा अगर निकल कर फेलोपियन ट्यूब में नहीं आया है ओवरी से तो वो आने नहीं देंगे। ठीक है, स्पर्म को स्लो कर देंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, इन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से काम होता है जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। अगला अगर आप देखें तो नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स में वेजाइनल पिल्स आती हैं। ठीक है, वेजाइनल पिल्स आती हैं। ओके, और ये वेजाइनल पिल्स को अगर आप रख लेते हैं तो अगर आप स्पर्म आएगा वहां पे तो स्पर्म वहीं पे किल हो जाएगा। ठीक है, 5th मेथड मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज आईयूसीडी। आईयूसीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आईयूसीडी। ठीक है, आईयूसीडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा, आई होप दिया हो कि नहीं दिया हो, लेट मी चेक इट आउट। नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको हम कहाँ लगाते हैं? यूट्रस में। कहाँ लगाते हैं? यूट्रस में। और यूट्रस में लगाते हैं, यूट्रस में फंस जाएगा तो स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कॉपर टी। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों जी कॉपर टी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कभी बच्चा चाहिए ही नहीं, आप नहीं चाहते कि बच्चा हो आपके घर में, तो आपको करवाना पड़ेगा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी करवाते हैं हम लोग। ठीक है, वैसेक्टोमी के में क्या होता है, जैसे मान लो टेस्टिस है। ठीक है, अब टेस्टिस में ऊपर क्या निकल रही है? वासा डिफरेंशिया, दिस इज द स्पर्म डक्ट। ये क्या है? पूछ ऐसे चला दो भैया। ठीक है, स्पर्म डक्ट। ठीक है, अब ये स्पर्म डक्ट जो है इसको काट दीजिए आप और यहाँ से टाई कर दीजिए। इसको आप क्या करिए, यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से टाई कर दीजिए।
ये देखिए, तो यहाँ पे स्पर्म जो है ये ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो आपका स्पर्म ही नहीं बनेंगे तो भाई बच्चे कैसे पैदा होंगे। ऐसे ही आप फेलोपियन ट्यूब को भी काट कर टाई कर सकते हैं, नहीं चालू हुआ है, आप फेलोपियन ट्यूब को भी काट कर जो है तो वो क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब को अगर आप काट के टाई कर देंगे तो ओवरी से ओवा आएगा जरूर, पर वो वहीं पे मर जाएगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब तो आधे रास्ते में कटी हुई है, ठीक है। तो इसलिए ट्यूबेक्टोमी एंड द वैसेक्टोमी आर द बेस्ट मेथड अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए है तो। इन द मेल द स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट कट बाय द सर्जिकल मेथड, द कट एंड इज टाइड प्रॉपरली, ठीक है। तुमको पता है आजकल इसको करवाने से ना पैसा कंबल मिलता है, ठीक है, तो लोग जानबूझ के ऐसा करवा लेते हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या करते हैं, हम फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, फीमेल में हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज है, फेलोपियन ट्यूब में ओवा नहीं, मतलब फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा पर ऊपर नहीं जा पाएगा जहां पे फर्टिलाइजेशन होना है, क्यों, काट दिया है ना आपने बीच से, ठीक है, और टाई कर दिया है, इसमें बच्चे नहीं हो सकते, दिस इज द परमानेंट मेथड, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी। अब आपको समझ में आया कि मैंने इतने देर तक इस वाले क्या नाम से क्वेश्चन में टाइम क्यों लगाया। डीएनए कॉपी इतना एसेंशियल मैकेनिज्म क्यों है। डीएनए कॉपी करना एसेंशियल मैकेनिज्म बेटा जी सिर्फ इसलिए है कि अगर आप डीएनए कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है, तो स्पर्म में 23 नहीं पहुंचेंगे, ओवा में 23 नहीं पहुंचेंगे और 46 जाइगोट में नहीं आएंगे। जब 46 जाइगोट में ही नहीं आएंगे तो भाई ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा। सो डीएनए कॉपी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये पहला पॉइंट समझते हैं इससे। देखो, अगर मैंने स्पर्म मदर सेल के कॉपी किया है, ठीक है, तो मैंने कोशिश तो यही की है कि एग्जैक्टली कॉपी हो जाए, पर होता नहीं है। तो अगर मैंने कोशिश ये की है कि एग्जैक्टली डीएनए कॉपी हो जाए, तो मैंने बाप के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी किया, मैंने कोशिश ये की मम्मी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी हो जाए, कोशिश ये की पर एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। तो डीएनए कॉपी होने की वजह से जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट के वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमें रेफरेंस में चाहिए होगा ये वाली स्लाइड, इसीलिए मैं बार बार इसको खोल रही हूँ। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इसमें क्या है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डीएनए कॉपी द चेंजेस अकर ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब देखो, हमने जब डीएनए कॉपी किया तो एग्जैक्टली हुआ था क्या, नहीं। अब मान लो कोई भी स्पर्म, हमारा रेड वाले क्रोमोसोम वाले स्पर्म चले गए और उन्होंने एक डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन बनाया, तो जब ये क्रोमोसोम स्पर्म और ओवा के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और इस तरीके से वेरिएशन होता है और इसी वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। सो डीएनए कॉपी से पेरेंटल कैरेक्टर बच्चों में जाते हैं और इसी की वजह से वेरिएशन आता है, क्योंकि जब भी आप डीएनए को कॉपी करते हैं देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द डीएनए कॉपी। मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम हो तो पहले स्पर्म एंड ओवा को 23 बनाना पड़ेगा, और स्पर्म एंड ओवा को 23 बनाने के लिए हम कौन सा डिवीजन करते हैं, मियोसिस करते हैं, और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें डीएनए कॉपी करना पड़ेगा, जिससे क्रोमोसोम का नंबर भले ही उतना ही दिखे पर डीएनए डबल हो जाएगा, आधा डीएनए एक सेल में, आधा डीएनए एक सेल में, ठीक है। इसको फिर से ध्यान से, आपके पास यूट्यूब में तो ये पावर होता है बच्चों, आप तो उसको स्लो करके देख सकते हैं यार, हाँ, आपके पास तो YouTube में तुम तो मुझे ऐसी वाली स्पीड में देख सकते हो, हेलो डीएनए कॉपी वेरी एसेंशियल, ऐसा वाला मेथड होता है, आप जाके देखिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द जर्मिनेशन। क्या होता है जर्मिनेशन, एंड फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली लेबल पार्ट्स। चलो भैया देखते हैं जर्मिनेशन क्या होता है। देखो, जब पोलन ग्रेन, देखो जब पोलन ग्रेन, ध्यान से सुनना, जब पोलन ग्रेन आपके स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं और स्टिग्मा के ऊपर गिरकर जब वो पोलन ट्यूब बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। देखो, द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू द सीड। अच्छा, जर्मिनेशन ये बोल रहा है, मैंने पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन बताया। सीड जर्मिनेशन, ये क्वेश्चन जो है सीड जर्मिनेशन यहाँ लिखना चाहिए, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सीड जर्मिनेशन, जब हम सीड को जमीन में डाल देते हैं और फिर सीड पानी को और मिनरल को जब एब्जॉर्ब करता है तो उसकी डोरमेंसी टूट जाती है। डोरमेंसी मतलब सो रहे थे कोई, जब तक मेरे सैया नहीं आएंगे तब तक तो मैं नहीं फूट के बाहर निकलूंगी। तो इनके सैया है पानी, पानी जैसे ही घुसता है ऑस्मोसिस से ये मोटे हो जाते हैं और फट जाते हैं और जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट जो है वो डेवलप होता है, बनता है फ्रॉम द सीड। सीड जो है वो सीडलिंग में जर्मिनेट होता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो है इसमें ड्यूरिंग जर्मिनेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सीड्स आर फॉर्म्ड दैट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ध्यान से समझना, ठीक है।
जर्मिनेशन के तो आप समझे क्या हो गया जर्मिनेशन? व्हेन द सीड इज ब्रेक द डॉर्मेंसी एंड सीडलिंग केम आउट फ्रॉम द सीड दे विल मेक द न्यू प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान हमें सीड के हर पार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। पता चला जर्मिनेट करने के लिए निकले, इन्फेक्शन हो गया, मर गए। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती है और ऐसा होता भी है कई बार हम सीड डाल दिए हैं, आज तो प्लांट ग्रो हो गई, फिर आज तो प्लांट ग्रो हो गई, 20 दिन हो गया प्लांट ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने डॉर्मेंसी तोड़ी उसमें धड़ाधड़ बैक्टीरिया बैठे थे, जैसे ही इसकी डॉर्मेंसी टूटेगी हम सब इसके अंदर घुस जाएंगे, इन्फेक्शन हो गया। तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन हमें पूरे सीड पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। नेक्स्ट देखो मेल जर्म सेल, देखो यहां पर हमें यहां पे लिखा हुआ है मेल जर्म सेल, नो दिस इज नॉट मेल जर्म सेल, दिस इज पोलन ग्रेन। ये क्या है बच्चों? ये है पोलन ग्रेन एंड इनसाइड पोलन ग्रेन जर्म सेल इसके अंदर होती है, इनसाइड इट जर्म सेल फाउंड, जर्म सेल फाउंड। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये जर्म सेल नहीं है, जर्म सेल मतलब क्या? गैमीट। जर्म सेल मतलब क्या? गैमीट। और आप लोगों को मैंने क्या सिखाया है बताओ, दिमाग पे जोर डालो। मैंने क्या सिखाया है कि ये जो आपका जर्म सेल नहीं है बेटा, ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर जर्म सेल होता है, गैमीट। ठीक है, अब देखो पोलन ग्रेन जो है, हाँ तो ये इनकरेक्टली लेबल है, मेल जर्म सेल को हमें पोलन ग्रेन लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो और क्या है, हाँ जी, और ये जो ओव्यूल है, दिस इज नॉट ओव्यूल, दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी, ओव्यूल थोड़ी है, ओव्यूल तो ये अंदर वाला है, ये दिस इज ओव्यूल, बाहर वाली ओवरी है। ठीक है, फीमेल जर्म सेल, अब देखो आई थिंक इतना क्लियर है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। फीमेल जर्म सेल सही लेबल्ड है, तो ये इनकरेक्टली लेबल्ड है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार हम ढूंढते हैं सही वाला लेबल, इनकरेक्ट तो वाला हम पढ़ के ही नहीं आए, तो मैम आपने पढ़ा ही नहीं था। तो बेटा कई बार ना लेबलिंग ऐसी रट्टी होनी चाहिए ना आप लोगों को, है ना, कि इनकरेक्ट भी आ जाए तो वो भी ढूंढ ले हम। मेन जर्म सेल नहीं होता है, पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन, अच्छा यहाँ पे पोलन ग्रेन नहीं होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब नहीं है बेटा, पोलन ट्यूब नहीं है, ये स्टाइल है, ये पोलन ट्यूब नहीं है, ये स्टाइल है। पोलन ट्यूब तो ये है, दिस इज पोलन ट्यूब, ये भी इनकरेक्टली मैच है। और क्या बोले हम? ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन नहीं है, ये है मेल जर्म सेल, ये है मेल जर्म सेल। तो आप लोगों को ना ये क्वेश्चन जो है ये इनकरेक्टली लेबल्ड में आ सकता है, फिर मुझे मत बोलना ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भैया आपको डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए, और अगर आपको ये नहीं बनेगा फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, तो ये होगा इनकरेक्टली मैच। इवन यहाँ पर एक नहीं दिया है, दैट इज पोलन ट्यूब, दिस इज नॉट पोलन ट्यूब, दिस इज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। डन, ब्ल 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 ब्ल, क्लियर, समझ गए? तो पोलन ग्रेन ऊपर है, दिस इज नॉट मेल जर्म सेल। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर बनते हैं। पोलन ट्यूब नहीं है, वो है स्टाइल मारती हुई लड़की। अब देखो रवि टुक 3 ब्रेड स्लाइसेस, वाह वाह, रवि इज वेरी बुक्कर प्राउडी। तो रवि ने 3 ब्रेड स्लाइसेस ली और इन्होंने फॉलोइंग कंडीशन में रखी। पहली स्लाइस को इसने डार्क प्लेस में रखा, दूसरी स्लाइस को इसने मॉइस्ट और डार्क प्लेस में रखा, पहली को ड्राई और डार्क प्लेस में, दूसरी को मॉइस्ट और डार्क प्लेस में, तीसरी को मॉइस्ट एंड इन रेफ्रिजरेटर। मतलब भाई ऐसा है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। 3 ही ब्रेड होंगी, सोच रहा होगा कौन खाएगा, ये तो 10 दिन पुरानी, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरे लाल मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, स्लाइस 1 में क्या होगा? जो ड्राई में होगी उसको कुछ नहीं होगा। बचपन में जब तुम ट्रेन में जाते थे, सुनो सुनो सुनो, अरे अभी भी जवानी जाने मन होने के बावजूद, अभी तुम्हारी नहीं हुई है, अभी तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन पीक पे होंगे, पर जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो मम्मी रसे वाली सब्जी बना के ले जाती है क्या? क्यों बताओ, नहीं ले जाती होगी। मम्मियां हमेशा सूखी सब्जी बना के ले जाती हैं, उसमें भी बोलती हैं नहीं नहीं बॉइल्ड आलू वाली मत बनाओ, ड्राई वाली बनाओ जिससे खराब नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉइस्चर कंटेंट हमेशा किन ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता? फंगस को। फंगस लव मॉइस्चर, वो बैठे रहता है, जैसे ही मॉइस्चर आएगा मैं यहाँ पे ग्रो हो जाऊंगा। तो रवि ने जब पहली स्लाइस ड्राई प्लेस में रखेगी तो ड्राई जगह पे फंगस उगेगा ही नहीं, तो पहली वाली सूख जाएगी, ब्रेड सिकुड़ जाएगी, इसको कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी वाली को हमने कहाँ रखा? दूसरी वाली को व्हाइट और डार्क प्लेस में रखा। याद करो जब तुम्हारे घर पे इडली बनती है तो मम्मी कहती सुनो सुनो आज बहुत ठंडी हो गई है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो तो इसको अच्छे से गर्म कपड़े में ढक के रख दो। ठीक है, तो मम्मी आपकी इडली के घोल को बढ़िया कंबल उड़ा देती हैं और उसको फर्मेंट होने देती हैं। तो जब डार्क प्लेस होता है, ढका हुआ प्लेस होता है और मॉइस्चर होता है उस जगह पे, तो फंगस की पार्टी हो जाती है और इतने फंगस ग्रो होते हैं उसमें, इतने फंगस ग्रो होते हैं, तो जहां पर डार्क और मॉइस्ट एरिया होगा वहां पर फंगस ग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो देखो व्हाइट कॉटनी मास सराउंडेड बाय द ब्लैक पिन हेड, मतलब ये, ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा है।
और उसके बाद दिस इज बिकॉज द टाइनी स्पोर्स ऑफ राइजोपस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। जैसे ही इसको ह्यूमिड हमेशा राइजोपस के जो स्पोर होते हैं वो एनवायरमेंट में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे इनको मॉइस्ट सरफेस मिलता है ये उस पर लैंड हो जाते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, दिस इज वाई ऑन द स्लाइस 2 इट इज केप्ट इन द मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज का हुआ? व्हेन दिस इज केप्ट इनटू द मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, विच इज द फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। तो याद रखना कि आपकी मम्मी इडली का घोल हमेशा डार्क ढकी हुई प्लेस में सिर्फ इसलिए रखती है कि उसमें फंगस और बैक्टीरिया ग्रो हो सके, ठीक है। स्लाइस 3 क्या कहना चाहती है? स्लाइस 3 मॉइस्ट इन रेफ्रिजरेटर। देखो जब हम किसी गीला, देखो सुनो, जब आप लोगों के यहाँ रात में गर्मी में, भरी गर्मी में गीली आलू की सब्जी बनती है उसमें भी तो मॉइस्चर है, बहुत मॉइस्चर है। तो मम्मी बोलती है सुनो सुनो बाहर मत रखना। बाहर क्यों नहीं रखना? क्योंकि वार्म कंडीशन है, आलू की सब्जी गीली है, ऊपर से ढकी हुई है। समझ में आई बात? तो पहली बात तो जब आप आलू की सब्जी जब ठंडी होगी तो राइजोपस के स्पोर उस पर आके गिर जाएंगे, साथ में कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर गिर जाएंगे, उसके ऊपर आपने ढक दिया। एनारोबिक धूमता फर्मेंटेशन करते रहेंगे और अल्कोहल बन जाएगा, सुबह तक सब्जी सड़ जाएगी। और ऊपर हो सकता है एक आध दिन अगर आपने रखा तो राइजोपस की कॉलोनीज भी दिखने लगे आप लोगों को। पर अगर आपने फ्रिज में रख दिया, भले मॉइस्चर है, तो लेस टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देता है कि तुम ग्रो नहीं हो पाओगे। हाई टेम्परेचर जो मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर में किसी चीज को उबाल दोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज वाली स्लाइस में भी भले वो गीली है पर कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट इज explain the term regeneration as used in relation to the reproduction of organism. Describe briefly how regeneration is carried out into the multicellular organism like hydra. सबसे पहली बात, एक बात मेरे सारे बच्चे ठीक है, सबसे पहले बात मेरे सारे प्यारे बच्चे ये समझेंगे, रीजनरेशन कोई मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। कल को मुझे क्यों मारेगा चाटा? मैं किसी को, मान लो किसी को मैंने एक तड़ाक से मार दिया, तू कल से इधर मत दिख रहा, एक चाटा खींच के लगा दिया मैंने। और अगर मैंने किसी को एक, ध्यान से सुनो, रीजनरेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। रीजनरेट, अगर मैंने किसी को चाटा लगा दिया तड़ाक, ठीक है, तो वो क्या मेरा इंतजार करेगा? नहीं, इंतजार तो नहीं करेगा, मुझे मारने के लिए दौड़ेगा, पर मैं वहां से खिसक लूंगी। उसके हाथ पूरा खून निकलने लगा, मेरा चाटा इतना जोर से पड़ा, पर कुछ 3 दिन बाद जब मैंने उसको देखा तो रीजनरेट हो गया था। तो क्या समझे आप कि रीजनरेशन मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है, रिप्रोडक्शन नहीं है। तो लोग अगर ये सोचते हैं कि इससे बच्चे पैदा होंगे, तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, इससे ये मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है। ये चीज याद रखना तुम, ठीक है। तो अगली बार किसी को चाटा मारना तो सोचना कि तुम्हारी स्किन के पास रीजनरेशन पावर है, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनरेशन जो है ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी बॉडी में कौन कौन सेल के पास रीजनरेशन है। अब तुम ये सोचो बेटा, तुमने किसी का पैर काट दिया, मान लो भूषण का मैंने एक पैर काट दिया। सोचो कि अगर मैंने भूषण को बोला चलो आज से तुम्हारा पैर काट के अलग कर देंगे, और फिर मैं सोचूं कि रात भर में भूषण का एक नया पैर आ जाए, तो भैया उसके पैर की उन सेल्स में रीजनरेशन पावर नहीं, मसल नहीं बन जाए और बोन नहीं बन जाए, जो है वो रिपेयर होती रहेगी पर नहीं बनेगी, ठीक है। पर यही अगर मैं प्लेनेरिया का सर काट दूं तो प्लेनेरिया थोड़ी देर के बाद, हाय शिप्रा मैम हाउ आर यू, ठीक है, उसका सर बन के रेडी हो जाएगा। कुल मिला के क्या समझे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी हर सेल में रीजनरेशन पावर होता है, लाइक प्लेनेरिया के यहाँ से काट दो 3 सर वाली चुड़ैल या करती हुई रेडी हो जाएगी। समझ में आई बात? तो कुछ ऑर्गेनिज्म में हर सेल के पास रीजनरेशन पावर होता है, कुछ सेल्स के पास नहीं होता है बेटा, ठीक है। जैसे नर्व है, किसी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाए तो ठीक नहीं होता, नर्व में रीजनरेशन पावर नहीं। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाए तो आ जाती, पर छिपकली की आंख निकल जाए तो वापस नहीं आती। स्टारफिश की काम कट जाए तो वापस आ जाती, पर सब नहीं आती। क्या समझे आप? This some organism having the some cells of the regeneration, some cell having the regeneration power, but some organism each cell having the regeneration power like planaria, like hydra, इनको काट दीजिए नए बन जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपका हाथ काट दिया जाए तो नई शिप्रा मैम नहीं साइड से लगी हुई घूमती रहेगी, ओ जब पढ़ाने आएंगे तो हेलो एवरीवन, एक इधर भी बोल रही है एक इधर भी बोल रही है, नो। बिकॉज हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हर सेल जो होती है वो डिफरेंट होती है और हर सेल के पास रीजनरेशन पावर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। रीजनरेशन यूज्ड इन रिलेशन टू द रिप्रोडक्शन बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एबल टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल। रीजनरेशन को हम सिर्फ रिप्रोडक्शन में इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब है न्यू इंडिविजुअल एक बॉडी से बनाना, ओन काइंड और अपने जैसा। रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म व्हेन द इंडिविजुअल इज कटेड और ब्रोकन डाउन। पर ये तब बनते हैं जब कोई इंडिविजुअल कट जाए या ब्रोक डाउन हो जाए, ठीक है। ये हाइड्रा और प्लेनेरिया में दिखाई देता है, ठीक है।
रीजनरेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में रीजनरेशन आपका दिखाई दे सकता है। देखो, इट इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, और आप हाइड्रा को हर जगह से काटेंगे तो हर जगह से नहीं होगा, स्पेशल जगह पे काटने हो, प्लेनेरिया को तो कहीं से भी काटिए तो हो जाता है। When the hydra is cutted and broken out into the many pieces, these specialized cells proliferate and make large number of cells. From these mass of cell, different cells undergo changes and become various type of cell type and tissues. तो कुल मिला के मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। हाइड्रा के साथ ये होता है कि इसके पास जितनी सेल्स होती हैं, मतलब इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो रीजनरेट कर लेती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बना लेती हैं। दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस, ठीक है, मतलब मान लो कि हमने यहाँ से काटा, हम चाहते हैं नया हेड बन जाए हाइड्रा का, तो हाइड्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं, टेंटिकल वगैरह होता है, तो कुछ सेल टेंटिकल बनाएंगी, कुछ सेल उसका माउथ बनाएंगी, हाइपोस्टोम, कुछ सेल कुछ बनाएंगी। तो सेल्स स्पेशलाइज है जिनके पास डिवीजन का पावर है, जब वो डिवीजन डिवाइड करती हैं तो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, देयर बाय मेकिंग ईच पेज टू ग्रो इनटू द सेपरेट इंडिविजुअल। समझ में आ गई बात। तो हाइड्रा के पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो ये बताती हैं कि भैया तू डिवाइड कर ले और नया ऑर्गेनिज्म बना ले, पर मल्टी सेलुलर बहुत भयंकर वाले कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन कभी भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं करवा सकता है, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है, तो हमको ये पूछा गया है कि हाइड्रा में कैसे होता है, एक एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ये स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा होता है, जब हाइड्रा को बहुत सारे पीसेस में काट देते हैं तो ये स्पेशलाइज सेल्स जो होती हैं ये डिवाइड होती है, प्रोलिफरेट होती हैं और बहुत सारी सेल्स बना लेती हैं। फिर वो सारी सेल्स को काम डिवाइड कर देता है, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, मतलब बहुत सारे टिश्यूज में डिवाइड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो टिश्यूज अपने अपने स्थान ले लेते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। क्लियर, ये स्टेप्स याद रखिएगा। अगला सवाल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भयंकर, बिल्लू भयंकर, बिल्कुल एकदम हार्ड, वेरी हार्ड क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे। आपको लेबल करना है पार्ट ए से लेकर पार्ट ई तक, कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए, एकदम झंडू सवाल है। ए है फेलोपियन ट्यूब, ए क्या है बच्चों जी, फेलोपियन ट्यूब, आई होप रेड इज विजिबल टू एवरीवन। बी क्या है बेटा जी, आलमंड शेप की ओवरी, क्या बनाती है, ओवा और हार्मोन। ई क्या है बेटा जी, यूटेरस, यूटेरस पीरियड शेप का होता है, बच्चे को पकड़ के रखता है 9 महीने तक, नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यहीं से। डी क्या है, सर्विक्स, सर्विक्स, और ई क्या है, वेजाइना। तो ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, भगवान के लिए इसको याद रखना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द पार्ट विच द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द सिस्टम, आपको ये बताना कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करना चाहते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब की जो एम्पुलर रीजन होता है ये वाला, ये यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, आपको सिर्फ याद रखना है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, 2 होती हैं, ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है बेटा। अगला सवाल, बस ज्यादा पूछा अपन, ज्यादा आंसर नहीं देखना बेटा, बायोलॉजी के बेताज बादशाह हो तुम, इतना टेंशन नहीं लेना, धड़ाधड़ सवाल को सॉल्व करना, फटाफट सड़ासड़ फेंक देना है, ठीक है। ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस ओवम, ओवरी, पहले तो मैं यही लिखूंगी, ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम। वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बेटा, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। वेयर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, यूट्रस, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है ना। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, तो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपके शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ द डायग्राम, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डायग्राम का एक वीडियो पड़ा है चैनल पे, वो आपको देखना है बाय योर लवली शिप्रा मैम, हाँ, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डायग्राम, ठीक है, ये वाला जो है एक सेशन पड़ा हुआ है मेरा, उसमें मैंने डायग्राम की कैसे शॉर्ट ट्रिक्स है। देखो कभी भी जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम बहुत सुंदर लिख दें, हालांकि मैंने एक आप लोगों के लिए छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था कि हैंडराइटिंग जो है सुंदर होनी जरूरी है। देखो मेरी भी हैंडराइटिंग में जो शब्द होते हैं ना वो बहुत सुंदर नहीं बनते, पर हाँ जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखिए इस बात को एश्योर करिए कि जो आप लिख रहे हैं वो एकदम क्लीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप चिड़िया की टांग लिखे जा रहे हैं, एग्जामिनर भी सोच रहा है कि साला तू लिखा क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा, पता चलो वो चिड़ के आपके सारे नंबर काट ले। समझ में आई बात? और इतनी चिड़ अगर आप एग्जामिनर को देंगे ना तो हो गया बेड़ा गर्क फिर आपका। तो भाई सीधी बात ये है कि चिड़िया की टांग लिखने से अच्छा है कि थोड़ा कम लिखिए पर साफ लिखिएगा, नहीं तो पता चल रहा है मिलना है 5 मिले 1 और हो सकता है अंडा भी मिल जाए। तो इस बात का विशेष तौर से याद रखिए आप लोग, ठीक है। सो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक ऑफ डायग्राम देखना है। ये फेलोपियन ट्यूब का, ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हाथ जोड़कर विनती है, ये आएगा डायग्राम, इसको देखिए आप, ठीक है। अगला, हाय रे हाय नींद नहीं आए, एग्जाम का डर है सताए, शिप्रा मैम क्या करते जाए, बस पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, ठीक है। चलो भैया चेक,
तो ओवम कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ओवल शेप का ऑर्गन जिसे हम कहते हैं ओवरीज, ठीक है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। अगला सवाल, ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, मेंशन द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन। कम ऑन, चलो, याद है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है? सो आई थिंक आई एम हैविंग, ओ माय गॉड, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर मुझे कोई डायग्राम मिल जाता ना बेटे तो मजा ही आ जाता। चलो मेरे पास एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, चलो मैं थोड़ा सा इसको वो करती हूँ, ढूंढती हूँ। कहाँ हो तुम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, आ जाओ मेरे पास तुम, ठीक है। ये देखो, दिस इज द डायग्राम आई एम हैविंग द। नो बेटा, तुम क्या है इतनी भी, मैम प्लीज हमें बना के दिखा दो। अब आधे बच्चे इसी में चीखना चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। चलो अब मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, इट्स ओके, ठीक है। मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ कि हम डायग्राम का पाथ कैसे वो कर सकते हैं, नीचे ही है वैसे, है ना। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, चलो आ जाओ मेरे दिल्ला, देखो ध्यान से सुनो। ट्रेस द पाथ ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन, आपको ये बताना है कि स्पर्म कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, ठीक है। मेंशन द ग्लैंड, उसके बीच बीच में जो आती हैं, विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले हम लोग देखो, टेस्टीज में स्पर्म बना, नंबर 1 टेस्टीज में स्पर्म बना, फिर वासा डिफरेंशिया से करके ऊपर गया, ठीक है। तो देखो, माय गॉड, ज्यादा उड़ रहे हो क्या बेटे? ओह, ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या हुआ, पाथ ऑफ स्पर्म देख रहे हैं बेटा जी, है ना। तो स्पर्म जो है ये टेस्टीज में बना, टेस्टीज से कहाँ आया बेटा जी? वासा डिफरेंशिया में, ठीक है। वासा डिफरेंशिया में then it unites with another tube called as urethra नहीं होता, urethra coming from the urinary bladder along with the vasa differentia, prostate gland and seminal vesicle, सही लिखा है, and their secretion so that the sperm are the fluid medium। ऐसा लग रहा है क्या? चलो अपन मैं इसको समझाती हूँ, पाथवे देखते हैं, ठीक है। प्लीज कोई भी बच्चा मेरे सुंदर डायग्राम पे नहीं हंसेगा, ओके। सो ये हमने बनाया स्क्रॉटल सैक बेटा, स्क्रॉटल सैक, ओ माय गॉड इतना बड़ा स्क्रॉटल सैक, ठीक है। हंसी तो नहीं आ रही तुम लोगों को? हंसी नहीं आनी चाहिए, बायोलॉजी की क्लास बैठे हम लोग। तो ये हो गया आपका स्क्रॉटम, ठीक है। स्क्रॉटम में होता है टेस्टिस, हमें पाथवे देखना है कि कहाँ से क्या चीज जाती है। तो हमने क्या देखा कि वासा डिफरेंशिया से सबसे पहले स्पर्म टेस्टिस से ऊपर निकले, चलो ऊपर चलो, ठीक है। ऊपर चलते गए तो यहाँ से आ रही है यूरेटर, यहाँ से क्या आ रही है बेटा जी? यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर नहीं, यहाँ से आ रहा है क्या? यूरेटर, ठीक है, यूरेटर, डन। और इस यूरेटर के चारों तरफ से ऐसे ये घूम गई, ठीक है, ऐसे ही घूम गई। सारा मैंने यही कलर का क्यों बना दिया है? कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या आज? सारा पीलू पीलू दिख रहा है, पीलू, ठीक है। और ये यूरेटर इस जगह पे खुल गई ना, ध्यान से सुनना। यूरेटर ने सारा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर पे भर दिया, यूरेटर ने सारा यूरिन किस में भर दिया? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर बोल रहा है भाई मेरे को सुसु निकालने दो यार, मेरे को सुसु निकालने दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये है आपकी वासा डिफरेंशिया, वीडी लिख रही हूं मैं। तो सबसे पहले टेस्टीज में स्पर्म बना, फिर वो आया वासा डिफरेंशिया में, ठीक है, वासा डिफरेंशिया में, डन। इसी वासा डिफरेंशिया में कौन कंबाइन हो गया? यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिन भी यहीं आएगा, ठीक है। साथ ही साथ जब जा रहे थे तो बारातियों का स्वागत हम किससे कर रहे थे? याद करो, यहाँ पर एक और ग्लैंड पाई गई थी जिसका नाम है, अरे यार कलर का बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पर एक और ग्लैंड पाई गई थी जिसका नाम था सेमाइनल वेजाइकल। तो भैया सेमाइनल वेजाइकल को भी यहीं पे ज्वाइन कर दो, ठीक है। बिल्कुल मैम कर देते हैं, आप जो बोलो, ठीक है। यहाँ पर सेमाइनल वेजाइकल का भी सिक्रीशन इसी में मिला दो। एक जा ही रहे हो तो भैया एक ऐसी यहाँ पर एक चेस्टनट शेप की ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका भी सिक्रीशन मिला दो इस पे। तो ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कलर विजिबल है सबको। ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा, ये हो गई सेमाइनल वेजाइकल, ठीक है। अब ये क्या बन चुकी है बेटा? जब ये निकले तो बारातियों को हमने, सेमाइनल वेजाइकल में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, सेमाइनल वेजाइकल में शुगर होती है। तो भाई बाराती लोग आ रहे थे वासा डिफरेंशिया से, हाँ शुगर खाइए, दामाद जी शुगर खाइए। दामाद जी कौन है? स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म को हमने शुगर खिलाया, सेमाइनल वेजाइकल से आ रहा। साथ में बोले कि भाई दामाद तो पूरे ससुराल को दर्द देगा ही, तो हमने प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड निकाला। प्रोस्टेट ग्लैंड से इसका एक फ्लूइड का एक स्पेशल स्मेल आ जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा है बेटा, इसे कहते हैं सीमेन। और ये जिस डक्ट में भरा हुआ है, इस डक्ट का नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, इधर यहाँ पर जो मैंने ये टेस्टिस और स्क्रोटम मिटा रही हूँ, ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, सुनो सब, इधर आओ।
ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये खुलेगी आपकी ऐसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसे करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, थोड़ी अजीब ही बन गई है, ठीक है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ये खुलेगी जिसका नाम है यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये जाके यूरेथ्रा में खुल जाएगी, ठीक है। अब कुल मिलाकर थोड़ा ही अजीब बना, इसको स्ट्रेट बनना चाहिए था। ये है आपका अंदर यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसके अंदर होता है? मेल पेनिस के अंदर होता है, मेल पेनिस के अंदर होता है, और ये यूरेथ्रा जाकर खुल जाएगा। तो इससे क्या क्या बाहर आएगा? सीमेन भी बाहर आएगा यूरेथ्रा से, साथ ही साथ यूरिन भी बाहर आएगा। क्लियर है? तो पाथवे क्या हो गया? टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा सीमेन। सीमेन क्या है? सीमेन एक फ्लूइड है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फ्लूइड है, इजैकुलेटरी डक्ट का भी फ्लूइड है, ठीक है। एक और ग्लैंड होती है पर उसको जानना नहीं है आपको, और सीमेन और आपका स्पर्म, और ये सीमेन भी यहीं से बाहर होगा, खत्म, ठीक है। टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है? सबसे पहला ग्लैंड एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल। सबसे पहला टेस्टिस, टेस्टिस क्या निकालता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन से स्पर्म भी बनते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये अपना सिक्रीशन इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्म के साथ मिलाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से इजैकुलेशन के दौरान थोड़ा सा दर्द होता है, इजैकुलेशन एक प्रोसेस है, जैसे सीमेन बाहर निकलता है तो हल्का सा दर्द, सीमेन की जो स्मेल है, ठीक है। उसके बाद काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड भी होती है। काउपर ग्लैंड की अगर पोजीशन पूछेगा तो ये होती है काउपर ग्लैंड, ये काउपर ग्लैंड, ठीक है। काउपर ग्लैंड क्या करती है? लुब्रिकेशन देती है। जब मेल पेनिस को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है तो एक लुब्रिकेशन चाहिए, वो इस ग्लैंड काउपर ग्लैंड से आती है। चलो, ट्रेस द पाथ ऑफ अ मेल गैमीट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमीट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस। आपको ये बताना है कि अगर पेनिस ने रिलीज कर दिया है अपना स्पर्म तो क्या पाथवे फॉलो करेगा। सिंपल है ये, मेल गैमीट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है ट्रैवल करेगा, ठीक है। स्पर्म्स जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, काय को बच्चों? क्योंकि ये लैशिंग मूवमेंट करते हैं और इनके पास टेल होती है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाएंगे भैया? वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस में जाएंगे, ठीक है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, फर्टिलाइज करना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा क्या? फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा बच्चों? फेलोपियन ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों? वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ बच्चों? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जाइगोट हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड हो गया यहाँ पे, मतलब 2n 46। अरे भैया स्पर्म में 23, ओवा में 23, दोनों के बीच में संगम हुआ, महासंगम, तो क्या बना? 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बना, ठीक है। डन। उसके बाद गिव टू रीजन, ध्यान से सुनो, गिव टू रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी ऑफ द प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ये बताना है दो रीजन ऐसे बताओ जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव आता है, क्योंकि भैया दो डिफरेंट प्रकार के क्रोमोसोम्स को नंबर 1 आप इन्वॉल्व कर रहे हो, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। नंबर 1 रीजन तो यही है ना क्यों हो रहा है बताओ जल्दी से, क्यों हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अपीयर अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों होता है ये? ध्यान से सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट आर बॉट टुगेदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय द meiotic division. During meiosis 1, crossing over between the homologous chromosome arms takes place. This reshuffling of the gene gametes increase the chances of variation. Oh my God, ये क्या बता दिया मैम, ये क्या बता दिया? आओ समझते हैं, ध्यान से सुनना है ना। मान लो बेटा ये है आपका स्पर्म, ठीक है। स्पर्म के पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। हालांकि ये इतना भयंकर नहीं है, ये है ओवा, ये है ओवा का क्रोमोसोम, ये ओवा है, ये है स्पर्म। दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा जी? फर्टिलाइजेशन। दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा जी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? एक सेल बनेगी जिसमें ये दोनों क्रोमोसोम आ जाएंगे, मतलब ये दोनों क्रोमोसोम आ गए, पेयर हो गया क्रोमोसोम का, ये हो गए 46 क्रोमोसोम, ठीक है। अब इनके बीच में गले मिलाएंगे, प्यार मोहब्बत, गले मिलाओ इनको। जब आप गले मिलाते हो, ठीक है, गले मिलाओ जी, गले मिलाओ जी। अब ये जो आपका आंसर बोल रहा है मैं उसका आंसर दे रही हूँ, ठीक है। क्यों बदलाव आ जाता है? पहले तो यही बदलाव है कि इसमें मेल और फीमेल के क्रोमोसोम में, पहला कारण तो यही है। अरे भैया जी क्रोमोसोम बन जाओ यार, तुम क्या दिक्कत है तुम्हें? उसके बाद ये जो क्रोमोसोम होते हैं थोड़े से गले मिल जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। कई बार ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्रॉसिंग ओवर बनाने में। चलो, कई बार ऐसा हो जाता है ये दोनों गले मिल लेते हैं, गले मिल लेते हैं, तो ये गले ऐसा हो गया तो गले मिल लेते हैं, तो गले मिलने के बाद पता क्या हो जाता है? हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है बेटा जी ऐसा हो जाए, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। क्या बना रही हो मैम? अभी समझोगे, अभी समझोगे। ये देखो बने,
बने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम, ठीक है। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लल्ला, तो हमारे पास स्पर्म एंड ओवा के 23 क्रोमोसोम आते हैं। ये दोनों आपस में हो सकता है गले मिले, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। गले मिलने के बाद क्रोमोसोम देखो, येलो वाले के पास व्हाइट वाला, व्हाइट वाले के पास येलो वाला पार्ट आ गया। ये सबसे बड़ा वेरिएशन का कारण है। नंबर टू क्या है? बस कुछ नहीं, नंबर 1 तो कारण ये हो गया, ठीक है। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन दैट आर brought together during the formation of gametes by the meiotic division. In the meiosis 1 crossing over between the homologous chromosome takes place, the reshuffling of the gene, ठीक है, क्योंकि जीन की reshuffling हो गई है इसलिए वेरिएशन आता है। दूसरा कारण क्या है? जब 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम ही मिल रहे हैं तो वेरिएशन आना तय है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि 2 सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला कारण ये, और दूसरा कारण है क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम्स के बीच में गले मिलते हैं जिससे जीन्स की रिशफलिंग हो जाती है। तो पहला कारण क्या है? 2 सेक्स इन्वॉल्व ओवर डिफरेंट, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमोसोम। तो ये लिखना आप लोग, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन 2 कारणों से कैसे आता है, तो ऐसे आता है, ठीक है। तो 2 सेक्स इन्वॉल्व है, पहला वेरिएशन इसलिए। दूसरा वेरिएशन ये है कि जब हम मियोसिस 1 करते हैं और गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट का फ्यूजन करते हैं, तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। चलो बेटा, अब हमको ये गिवन डायग्राम दिया है, इसको हमें लेबलिंग करना है। चलो देखो ध्यान, चलो तो अब देखो इसमें क्या पूछना चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। 15,525 बार एक ही डायग्राम को बना चुके हो, उसके बाद गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें बताना है ABCD क्या है ये हमारे, इसको हम लोग कई बार सॉल्व भी कर चुके हैं। तो ए है हमारा बेटा जी, ये ए जो है ना, ये यूरेटर है। देखो ये डायग्राम मैं आप लोगों को हर बार इसीलिए बना के देती हूँ क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, 2 हमारे पास ये होते हैं बी सेमाइनल वेसाइकल, ये हमारे पास सेमाइनल वेसाइकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, कुछ भी दिया हो मैं पूरा लेबल करके दिखा देती हूँ, ठीक है। डी क्या है आपकी? वासा डिफरेंशिया, VD, ठीक है। उसके बाद सी क्या है आपका? ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसके अंदर होता है? एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं मेल पेनिस, ठीक है। ये हो गया मेल पेनिस, यहाँ से सीमेन भी बाहर आएगा, यूरिन भी बाहर आएगा, ठीक है। अब आपको बताना है, सेम चीज मैंने पूरे लेबल कर दिए हैं। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, मेंशन इट्स रोल। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? इट फॉर्म्स द स्पर्म, इसकी वजह से स्पर्म बनता है। टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, ठीक है। सेकंड, टेस्टोस्टेरोन एक ही मात्र हार्मोन है मेल में, सेक्स हार्मोन, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि आवाज का भारी होना, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर, बियर्ड एंड मस्टैच, पिंपल आना, ऑयली, एग्रेसिव बिहेवियर, ये सब जो है इसका ही काम होता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ बी एंड सी। बी क्या है भैया? बी आ जाओ। सेमाइनल वेसाइकल के पास क्या होते हैं बच्चों? सेमाइनल वेसाइकल एक फ्लूइड निकालता है, एक फ्लूइड निकालता है, और इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज सेमाइनल फ्लूइड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेमाइनल फ्लूइड क्या होता है, याद है? वासा डिफरेंशियल से क्या आता है? स्पर्म। स्पर्म का स्वागत हम किससे करते हैं? शुगर से। तो इसके पास क्या होते हैं? शुगर होता है, और मतलब मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद सी क्या है भैया? सी का है यूरेथ्रा। सी है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? इट इज अ पैसेज टू एग्जिट आउट द सीमेन एज वेल एज यूरिन। सेम चीज दी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, सेम लिखा हुआ है। आ जाओ, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन दिस। पहला शुरू करते हैं, पोलन ट्यूब एंड स्टाइल। पोलन ट्यूब डेवलप बाय द पोलन ग्रेन, स्टाइल इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनटू द प्लांट्स, ठीक है। तो पोलन ट्यूब इज द ग्रोइंग ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम द पोलन ग्रेन, ठीक है। एंड बाय द पोलन ट्यूब मेल गैमेट गोइंग टू ट्रांसपोर्ट एंड came into the female part, ठीक है। स्टाइल क्या होता है? इट इज द मिडिल इलोंगेटेड पार्ट। ये है ना स्टाइल, ये, अरे यार, ठीक है, ये है ना स्टाइल, ये है स्टाइल, ये है ना आपका स्टाइल, ये स्टाइल। ओवरी के ऊपर ये जो मिडिल इलोंगेटेड ट्यूब होती है इसको स्टाइल कहते हैं, और यहीं से पोलन ट्यूब एंट्री करके ओव्यूल के पास जाती है। सो इट इज अ मिडिल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द कार्पल। कार्पल इज अ फीमेल पार्ट, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ द स्टिग्मा टू ओवरी, यही एक पार्ट है जिससे ओवरी और स्टिग्मा अटैच करते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका स्टाइल, ठीक है। चलो अगला डिफरेंस देख लें। नेक्स्ट डिफरेंस, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। वाह वाह, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है। अमीबा का डिवीजन किससे होता है? बाइनरी फिजन से। प्लाज्मोडियम का डिवीजन होता है मल्टीपल फिजन से, है दोनों प्रोटोजोआ ही, ठीक है। अगला, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन द मेथड इन विच मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू द 2 और मोर स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। इसमें क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहते जा रहा, अचानक से टूट गया, टूट के नया ऑर्गेनिज्म बना लिया।
इसमें क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ होल न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी ऑफ इट्स बॉडी पार्ट, सिंगल सेगमेंट फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, फ्रैगमेंट नया इंडिविजुअल बनाता है, इसमें हो सकता है सिंगल सेल नया ऑर्गेनिज्म बना दे। ठीक है, अगला बर्ड ऑफ हाइड्रा एंड ब्रायोफिलम। हाइड्रा की जो बर्ड, चलो चलो देखते हैं, इट इज सीन ए, देखो बर्ड ऑफ हाइड्रा एंड बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम। देखो ब्रायोफिलम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, बर्डिंग जो है वो एसेक्सुअल है तो दोनों, पर ये प्लांट है, ये ऑर्गेनिज्म है। इट इज सीन ड्यूरिंग द बर्डिंग एज एन ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। इसमें क्या होता है, बॉडी में छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, फिर ये ग्रोथ जो बर्ड होती है फुल्ली ग्रोन हो जाती है, भारी हो जाती है, देन डिटैच हो जाती है बॉडी से और एक नया इंडिविजुअल बना लेती है। इसमें क्या होता है, लीफ के मार्जिन पे छोटी सी बर्ड बनती है, इस छोटी सी बर्ड में छोटे छोटे से रूट्स आते हैं, इन रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, याद है आप लोगों को। फिर ये बर्ड जो होती है छोटा सा प्लांटलेट बना लेती है, प्लांटलेट जमीन में गिरता है और नया बायोफिल्म बना लेता है इन द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये प्लांट्स में है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अगला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, जब आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है प्लांट्स में होगा, सीधी बात है। स्पोर फॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स में होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम स्टेम, रूट्स या लीव्स से नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन में हम स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। स्पोर एयर में होते हैं, व्हेन दे फॉल इनटू द फूड और लैंड दे विल जर्मिनेट एंड दे विल मेक न्यू स्पोर्स। क्लियर है, स्पोर्स व्हेन फॉल ऑन लैंड दे हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू फंगल स्पोर और कॉलोनीज अंडर द फेवरेबल कंडीशन। चलो, यूज ऑफ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल एक्ट, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट। हाउ डू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन अवॉइडिंग प्रेगनेंसी? व्हाट इज द सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन? चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कॉन्डम जो है वो बोथ सेक्सेस के लिए इन्वॉल्व इन, ये ए सेक्सुअल क्या है भैया? ठीक है, ये ए सेक्सुअल क्या है, इन आ होगा, इन आ सेक्सुअल एक्ट। इट इज बिकॉज आपको ये पता है कि कॉन्डम यूज करने से पहली बात प्रेगनेंसी नहीं आएगी, और दूसरा ये बहुत, मैं बार बार देखो इस चीज के बारे में बात करती हूँ, कॉन्डम एकमात्र ऐसा बैरियर मेथड है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है? अगर मान लो, देखो ऐसा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ना अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, देखो हम लोग जनरली जो टीवी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं वो हम तब वो इमरजेंसी पिल्स होती हैं। जैसे मान लो किसी के बीच में इंटरकोर्स हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया, अब उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या बेचारे लोग रेप विक्टिम रहते हैं तो उनको ये आई पिल दी जाती है। इनमें क्या होता है, ध्यान से सुनो, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो वीक में एक बार होती हैं, बहुत सारी डेली होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हम जिक्र कर रहे हैं ये है 21 डेज जो डेली ली जाती है। ये क्या कर देती है, ये कर देती है साइक्लिक चेंजेस बॉडी में। ठीक है, और ये ओवम को ऐसा बना देती हैं कि फर्टिलाइज ना कर पाए। साथ ही साथ ये और चेंजेस करती है, जैसे यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बना देती हैं। यूट्रस को क्या बना देती हैं बच्चों? इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल का मतलब समझते हो? यूट्रस को ऐसा बना देंगे कि गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। फिर ये क्या कर देती हैं? स्टॉप ओव्यूलेशन। ये ओवा को कभी आने नहीं देती फैलोपियन ट्यूब पे, वहीं बोल देते हैं कि तू भैया तू यहीं पे ऊपर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को स्लो कर देती है। स्पर्म मोटिलिटी स्लो, तो भैया स्पर्म के चलने की स्पीड को ही स्लो कर देती है। तो बहुत सारे ऐसे बॉडी में चेंजेस कर देती हैं जिससे, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी होती ही नहीं है। उसके बाद ये पूछा गया है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन क्या होता है? जब हमको ये पता चल जाए कि गर्भ में लड़की है और जानबूझकर हम ये देखकर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराए, अबॉर्शन कराए जिसको हम कहते हैं, तो इसे कहते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं भैया? कुछ नहीं, क्या होगा इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? फीमेल का जो है वो नंबर कम होने लगेगा, सेक्स रेशियो गड़बड़ होने लगेगा, मेल का नंबर बढ़ने लगेगा, फिर मेल बहराएंगे, रेप जैसे चीजों में इन्वॉल्व होंगे, देश की धज्जियां उड़ाएंगे। ठीक है, रीजन बताना है आपको। प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। तुम एक बात बताओ, हम लोग अपनी, मैं हर बार ये एग्जाम्पल देती हूँ और हर बार मुझे ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पसंद भी है कि यूजुअली हम अपनी मम्मियों से बहुत शिकायतें करते हैं, पर क्या लिटरली हमें अपनी मम्मियों से शिकायतें करनी चाहिए? बताओ तुम, क्या हमें अपनी मम्मियों से शिकायतें करनी चाहिए? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमें करना ही नहीं चाहिए। प्लेसेंटा क्या होता है ये भी आप लोगों को मैंने बताया। प्लेसेंटा एक यूट्रस, और ये कई बार हम लोगों ने इसका डायग्राम पढ़ा भी हुआ है। देखो क्या होता है प्लेसेंटा, जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, जैसे मान लो बेटा, ध्यान से इधर आओ, जैसे मान लो कि ये यूट्रस है। ठीक है, मान लो ये क्या है बच्चों? यूट्रस ना, हाँ ये मान लो यूट्रस है।
ध्यान से समझना, मान लो ये वाला पूरा पार्ट यूट्रस है, ये यूट्रस है हमारा पूरा, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा बच्चा, ठीक है, ये हमारा बच्चा है, ठीक है। उसके बाद प्लेनरी जैसे दिख रहा है पर ऐसा है नहीं। अब देखो यूट्रस के पास ऐसा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यूट्रस के पास ऐसा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। डिस्क शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों जी? प्लेसेंटा। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर से आती है बाहर एक रस्सी, और इस रस्सी को हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। इस रस्सी को हम क्या कहते हैं बच्चों? एम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो रस्सी होती है ये बच्चे की नाभि में ऐसे जाके फंस जाती है। तो जो भी चीज, ध्यान से सुनना, जो भी चीज यूट्रस से प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से बच्चे में जानी है, क्या क्या जाता है प्लेसेंटा से? प्लेसेंटा से भैया आता है ऑक्सीजन, प्लेसेंटा से आता है न्यूट्रिशन, ठीक है। और बच्चे से वापस क्या जाता है? वेस्ट। क्या जाता है? वेस्ट और CO2। तो जो भी चीज हमें वापस माँ को देनी है और जो भी चीज माँ से लेनी है तो प्लेसेंटा से होते हुए जाएगा। प्लेसेंटा नहीं होगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? ब्लॉकिंग ऑफ वासा डिफरेंशिया प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जी हाँ, अगर आप वासा डिफरेंशिया को काट के टाई कर देंगे तो स्पर्म जो है ऊपर जाएगा ही नहीं, तो फिर मेल पेनिस से आएगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? दिस इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी। अगला सवाल क्या है? विंड एक्टेड एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। जी हाँ, विंड जो है ये पॉलिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। हवा के माध्यम से जब कोई पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आके स्टिग्मा में लैंड होता है, दिस इज कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। अगला सवाल है, और विंड जो होता है वो पोलन ग्रेन, बहुत रीजन देना है ना, ठीक है, रीजन देना है हमें। मैंने रीजन आपको ये बताया, इसका वासा डिफरेंशिया ऊपर नहीं जा पाती, जो स्पर्म होते हैं ऊपर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है? जो हवा होती है वो तेज चलती है, पोलन ग्रेन लाइट होते तो उड़ा के ले जाते हैं, स्टिग्मा में लैंड हो जाता है पोलन ग्रेन। यूज ऑफ कॉन्डम प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यस, ठीक है। कॉन्डम क्या है? इट इज अ बैरियर मेथड। इट प्रिवेंट द entry of, या it prevent the fusion of ova and sperm, that is why pregnancy get prevented। उसके बाद blocking of fallopian tube prevent pregnancy। जी हाँ, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बताओ, इसे हम क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क है, अभी हमने पढ़ा भी था, ये वाली चीज है, ठीक है। तो यस, अगर आप फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देंगे तो ओवा जो है ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, पर बीच से फेलोपियन ट्यूब आपने काट दी तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये है एक डायरेक्शन हम ना पढ़े, हम सीधे भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ध्यान से देखना। स्टेट एनी 2 अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये करवा चुकी हूं मैं, आप ऐसा कोई 2 मेथड बताइए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकती है। नंबर 1, शेयरिंग नीडल से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल जाती हैं, और बिना स्क्रीन कराए ब्लड चढ़ाने से। मगर मान लो अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो अगर उसका ब्लड आप चढ़वा लेंगे या उसकी नीडल आप यूज कर लेंगे तो आपको भी हो जाएगी, उसके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स की जरूरत नहीं होती है। नेम 2 एनी STDs यू हैव हर्ड रीड अबाउट रिसेंटली। हमने सुनी है एड्स और जेनाइटल वर्ड्स, आपने और सुनी होगी गोनोरिया। जेनाइटल वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ये होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है, HPV कहते हैं इसको, पैपिलोमा वायरस। बाप रे, कैसा लिखा है मैंने, कैसा लिखा है, ठीक है। ये कैसे होती है बच्चों? ये होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होती है, ठीक है, ओके। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? HPV। क्या कहते हैं बच्चों? HPV, ठीक है। इससे सर्वाइकल कैंसर भी हो जाता है अगर इसको ठीक नहीं करवाया तो। सर्वाइकल कैंसर, जेनाइटल वॉर्ड्स को ही हम सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट कर देते हैं अगर ट्रीट नहीं करवाए, ठीक है। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? गोनोरिया। और क्या हम लोगों ने पढ़ा? सिफिलिस, ठीक है। ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। अगला, हाउ कैन पीपल प्रैक्टिस सेफ सेक्स अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग STD। कैसे करेंगे भैया? पीपल कैन यूज द कॉन्डम्स, ठीक है। डू यू थिंक लाइक वायरसेस बैक्टीरिया भी होती हैं, जैसे कि मैंने सिफिलिस बताया और गोनोरिया। सिफिलिस एक है और एक और लिख देते हैं गोनोरिया। बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड डिजीज, यही पूछ रहा है कि वायरस के अलावा बैक्टीरिया से हो सकता है। जी हाँ, सिफिलिस और गोनोरिया है। चलो, स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज राइट। इट स्टोर द स्पर्म विच रिक्वायर लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, सर्शन और रीजन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या मेथड बताया था? बिकॉज लगाओ इसके बीच में। Scrotum is present outside of the abdominal cavity because it stored sperm which requires a lower temperature than the normal body temperature। सही सेंटेंस बना या नहीं बना? हाँ या नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। सही बात है ना। स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्यों? क्योंकि स्पर्म को लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो
स्पर्म जो स्पर्म होते हैं इनको प्रॉपर कम टेम्परेचर चाहिए होता है, सो दैट दे विल मेक द स्पर्म इनटू द परफेक्ट टेम्परेचर। मतलब आप देखो, अगर स्पर्म जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा तो वो नहीं बन पाएगा। सो हमें क्या करना होता है, हमें टेस्टीज को, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपका जो टेस्टीज होता है उसमें क्या होते हैं, स्पर्म्स बनने होते हैं, पर वो बॉडी टेम्परेचर में नहीं बन पाते। हमको 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए, जो हमें स्क्रॉटल सैक में मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है, वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल। यस, बिकॉज इन वैसेक्टोमी स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट, नो ओविडक्ट थोड़ी, वासा डिफरेंशिया। ठीक है, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, अगला सवाल नेम, अच्छा देखो ध्यान से इसको, चलो अब देखते हैं। नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर। चलो भैया, ये तो आप मतलब कई बार डिस्कस कर चुके हैं। प्लेनेरिया का कैसे होता है बताओ, रिप्रोडक्शन रीजनरेशन से। हाइड्रा का कैसे होता है, बडिंग से। राइजोपस का कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से। वी कैन डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, यस, by the vegetative propagation. List 2 advantages of vegetative propagation over other method of reproduction. देखो, Planaria, regeneration, hydra, budding, rhizopus, sporulation. Leaves of bryophyllum bears vegetative and adventitious buds. Adventitious buds कौन सी होती, देखो कोई भी ऐसी चीज जो उसके ओरिजिनल पार्ट में बनने के बजाय कहीं और से बन जाए। जैसे कि रूट जो होता है वो हमेशा सीड के रेडिकल से बनता है, पढ़ा हम लोगों ने। रूट स्टेम के बेस से आ जाए तो वो एडवेंटिशियस रूट है। तो बर्ड जो होती है वो स्टेम से बनती है, पर लीफ में बर्ड बन गई तो एडवेंटिशियस बर्ड है। ठीक है, और इसकी वजह से नया प्लांट बनता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये हमेशा ईजियर होता है, फास्टर होता है। इसमें हमेशा और देखो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के वेरिएशन नहीं आता। यील्ड बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इट इज यूजफुल, ये उनके लिए बहुत अच्छा मेथड होता है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब एक बार हम पूरी चीजें समराइज करते हैं। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या था, डीएनए कॉपी क्वेश्चन कवर है, डीएनए रेप्लिकेशन क्वेश्चन कवर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वेश्चन कई बार कवर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वेश्चन कई बार कवर है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्वेश्चन कई बार कवर है, अवेयरनेस क्वेश्चन कई बार कवर है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कई बार कवर है। यही सेगमेंट थे 20 क्वेश्चन में, मैंने आपको वो सारे सेगमेंट कवर करके दिए बच्चों जो इस पूरे चैप्टर में थे। इस पूरे चैप्टर को एक बार मैंने आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर समराइज करके ये बताया कि आप अगर 20 क्वेश्चन भी इसके देख लेंगे तो आप कुछ नहीं भी रिवाइज करके जाएंगे पर आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। यू डोंट वॉन्ट टू लुक बैक एंड नो यू कुड हैव डन बेटर। यू डोंट वॉन्ट टू लुक बैक, आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना है कि जो आपने पिछली गलतियां की वो आप कभी नहीं करेंगे और आगे आने वाले समय में आप इससे कुछ बेहतरीन ही करेंगे। और अगर अभी भी आपने मैम का कोड नहीं लगाया है और अभी भी अगर आपने बैच नहीं लिया है तो यू हैविंग 1 मंथ, आप लीजिए और आप जो है बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। सो आज की कहानी जो आपने शिप्रा मैम की ज़बानी सुनी, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट था, मैं नहीं चाहती थी कि ये वीडियो ही करके चक्कर में बहुत बड़ा हो जाए। मुझे एनी हाउ इस वीडियो को 1 घंटे में कंप्लीट करना था, मैंने वो कर दिखाया। अब आपकी बारी है बच्चों, इसको ढंग से पढ़िए और मुझे बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आपको आते थे और सेशन कैसा लगा। कमेंट में बहुत सीरियसली लेती हूँ तो इसको बताइएगा मुझे। ओके, आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द मेरे प्यारे बच्चों वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।